रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंडी हवा में धूल और धुएं का मिश्रण उड़ रहा था। रणवीर और महेश अपनी ट्रक लेकर जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे, वही रास्ता जिसे लोग नीम घाटी कहते थे। महेश ने मजाक में कहा, भाई तूने सुना है यहाँ एक औरत दिखती है सफेद साड़ी में? रणवीर ने सिगरेट सुलगाते हुए हंसकर कहा, अरे वो तो हर ड्राइवर कहता है, डराने के लिए। ट्रक गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मोड़ आया इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। लाइटें झपकी और फिर पूरी अंधेरी। रणवीर ने बोनट खोला। बैटरी ठीक थी। महेश पीछे से टॉर्च लेकर आया, पर उसकी रोशनी किसी पर पड़ी। झाड़ियों के बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाल जमीन तक झूल रहे थे। महेश का हाथ कांप गया। भाई वो कोई खड़ी है। रणवीर ने मुड़कर देखा। वो औरत धीरे धीरे सड़क के बीच आ गई। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी, टूटी हुई। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। ट्रक के अंदर बैठे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रणवीर ने इग्निशन घुमाया। ट्रक ने स्टार्ट लिया, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, ट्रक उसी मोड़ पर वापस लौट आया। दोनों ने महसूस किया। महेश अब कांपते हुए बोला, ये रास्ता हमें छोड़ नहीं रहा है। रणवीर ने माथे से पसीना पोंछा और कहा, जैसे को तैसा ही सही। उसने ट्रक से सरसों का तेल निकाला और डिक्की से नीम की टहनी। महेश घबराया। ये क्या करेगा? रणवीर बोला, दादी कहा करती थी, जो आत्मा रास्ता रोकती है उसे उसके अपने चक्र में बांधो। उसने नीम की टहनी जमीन पर गाड़ दी, सरसों का तेल चारों ओर छिड़का और माचिस जलाई। आग की एक गोल रेखा बनी और उसमें वो सफेद साड़ी वाली औरत फंस गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पेड़ हिल गए और फिर सब कुछ शांत। सुबह जब रणवीर और महेश किसी तरह ट्रक लेकर ढाबे पहुंचे, तो वहां के मालिक ने पूछा, तुम लोग नीम घाटी से आए हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। ढाबे वाले ने कहा, वो औरत एक दुल्हन थी। उसकी बारात इसी मोड़ पर पलटी थी, जलकर मर गई थी। अब हर रात वो उसी रास्ते लौटती है, अपनी अधूरी सवारी पूरी करने। रणवीर के हाथ से चाय का गिलास छूट गया, क्योंकि उसके ट्रक के शीशे पर अब भी राख की लकीर थी, एक उभरी हुई हथेली की छाप। रणवीर उस रात के बाद से ठीक से सो नहीं पाया। हर बार आंख लगती तो वही औरत दिखती, टूटी गर्दन, सफेद साड़ी और वो जलते हुए नीम की टहनी का गोल दायरा। वो आग में फंसी हुई चीखती थी, पर उसकी आवाज कहीं दूर से नहीं, रणवीर के अंदर से आती थी। महेश ने तो अगले ही दिन ट्रक की नौकरी छोड़ दी। कहने लगा, भाई मैं अब उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। जो वहां दिखता है वो मरकर भी नहीं मिटता। लेकिन रणवीर के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो रोज रात उसी रूट पर जाता, पर अब वो उस मोड़ से पहले इंजन बंद करके ट्रक धीरे धीरे धकेलता। उसका यकीन था कि अगर वो आवाज न करे तो शायद वो परछाई जागे नहीं। 3 दिन सब ठीक चला। चौथी रात को जब वो अकेला जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने ट्रक की खिड़की पर दस्तक दी। धीमी मगर बहुत साफ। रणवीर ने शीशे में देखा, कुछ नहीं। वो फिर चल पड़ा, लेकिन अगले ही मोड़ पर इंजन बंद हो गया। सामने वही जगह, वही पेड़, वही नीम की टहनी जलने के निशान, और उसी के बगल में राख पर बने कदमों के निशान जो सड़क की तरफ जा रहे थे। वो उतरने ही वाला था कि अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी फूटी आवाज आई, रोक दिया, आग से बांधा, अब छोड़ दे मुझे। रणवीर के हाथ कांप गए। उसने रेडियो बंद किया, मगर आवाज अब बाहर से आने लगी, तूने मुझे बांधा था, अब तू ही खोलेगा। वो भागकर ट्रक में बैठा, इग्निशन घुमाया, इंजन चल गया। लेकिन सड़क अब वैसी नहीं थी। सीधी जगह अब गोल चक्कर बन चुकी थी। ट्रक बार बार उसी नीम के पेड़ के पास लौट आता। वो चीख पड़ा, कौन है तू? और तभी हवा में राख उड़ने लगी। राख के बीच से वही औरत दिखाई दी, पर अब उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा रोता हुआ। उसकी आंखें काली नहीं, खाली थीं। उसने कहा, मैं रुखसाना, मेरी बारात जल गई, मेरा दूल्हा बच गया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, और अब हर आदमी जो उस रास्ते से गुजरता है, मैं देखती हूँ। क्या वो वही है? रणवीर ने कांपते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे। औरत ने मुस्कुराकर कहा, तूने किया है, तूने मुझे आग में बांधा था। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और रणवीर की गर्दन को छू लिया। उसे लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसकी रीढ़ में उतर गया हो। ट्रक के शीशे में उसने खुद को देखा और देखा कि अब उसकी गर्दन धीरे धीरे उसी तरह झुक रही थी जैसे उस औरत की। वो चिल्लाया, नहीं, और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह हाईवे पर खाली ट्रक खड़ा मिला।
इंजन बंद था मगर अंदर सीट पर राख बिखरी हुई थी। पुलिस ने कहा शायद आग लगी होगी, पर ढाबे वाला जिसने पहचान की उसने बस एक बात कही, अब वो नीम घाटी की कहानी अधूरी नहीं रही। अब वहां एक और आत्मा जुड़ गई है और उस दिन से जो भी ड्राइवर रात 2 बजे उस मोड़ से गुजरता उसे 2 परछाइयां दिखती, एक सफेद साड़ी में और दूसरी ड्राइवर यूनिफॉर्म में। नीम घाटी की घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, पर न रुखसाना का कोई सबूत मिला, न रणवीर का शरीर, बस राख का एक गोल निशान, ठीक उसी जगह जहां नीम का पेड़ था। लोगों ने कहा वहां अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ढाबे के मालिक रमजान चाचा जानते थे वो जगह खाली नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा जिंदा लगती थी। 1 महीने बाद नई सड़क के काम के लिए मजदूरों का एक जत्था वहां पहुंचा। उनमें एक लड़का था, अर्जुन, जवान, हंसमुख और थोड़ा जिद्दी भी। जब सबको उस मोड़ पर रुकने को कहा गया तो उसने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस लोगों की बातें हैं। रात को वही अपने दोस्तों के साथ वहीं टेंट लगाकर सो गया, मगर आधी रात को जब हवा में राख सी उड़ने लगी तो किसी ने बाहर से धीमी आवाज में कहा, दूल्हा आया है। अर्जुन उठकर बाहर गया। सामने पूरा इलाका हल्की धुंध और धुएं में डूबा था, और उस धुएं के बीच दूर से आती ढोल शहनाई की धीमी आवाज। वो चौंक गया, इतनी रात को बारात? उसने देखा नीम घाटी की ओर से लाल कपड़ों में सजे लोग आ रहे थे, हाथों में दिए, घोड़ों पर सवार बाराती और बीच में एक पलकी। वो सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। अर्जुन पीछे हटने लगा, तभी पलकी के अंदर से किसी औरत की आवाज आई, दूल्हा आया है ना, कहो अंदर लाएं। वो जड़ हो गया। आवाज फिर आई, कह दो हाँ। उसके मुंह से अनजाने में शब्द निकले, हाँ, और बस इतना कहते ही धुआं और गाढ़ा हो गया। चारों तरफ वही राख उड़ने लगी, जिसमें से एक चेहरा उभरा, रुखसाना का। उसने मुस्कुराकर कहा, अब बारात पूरी होगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और पूरा माहौल शादी की धुन में बदल गया, ढोल, मंजीरे और हवा में उड़ती राख। बाकी मजदूरों ने सुबह देखा, टेंट फटा पड़ा था और जमीन पर लाल जोड़ा बिखरा हुआ था, बीच में राख में किसी के पैरों के निशान। और फिर किसी ने रेडियो पर सुना, एक पुराना गाना बज रहा था जो खुद बंद हुआ, और बीच में से टूटी आवाज आई, बारात पूरी हो गई। उस दिन से जब भी किसी की शादी की बारात नीम घाटी से गुजरती है, घोड़े अपने आप रुक जाते हैं, ढोल अपने आप बजने लगते हैं और हवा में राख की बूंदें उड़ती हैं, जैसे कोई अब भी वहां अपना दूल्हा ढूंढ रही थे। नीम घाटी की कहानी अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग कहते थे वहां जाने वाला हर इंसान या तो गुम हो जाता है या फिर बदल जाता है। पुलिस ने उस सड़क को बंद कर दिया था, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग अब भी रात में वहां झांकने जाते थे। कहते हैं अगर किस्मत साथ न दे तो वो नजारा आखिरी होता है जो कोई देखता है। रवि और कुमार, 2 यूट्यूबर, उसी रहस्य को उजागर करने निकले थे। वीडियो टाइटल रखा, नीम घाटी की भूतिया बारात का सच। रात 12 बजे कैमरे, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर वे घाटी में दाखिल हुए। रवि ने मजाक में कहा, अगर सच में दुल्हन मिली तो वीडियो तो वायरल हो जाएगा भाई। कुमार हंसा, बस ये मत बोलना कि बारात भी दिखा देना। हवा में अजीब सन्नाटा था, पेड़ों की पत्तियां नहीं हिल रही थीं, फिर भी नीम की डालों से सफेद राख झर रही थी, जैसे किसी ने ताजा आग बुझाई हो। थोड़ी देर बाद रवि को कुछ चमकता दिखा, लाल जोड़ा, आधा जला हुआ, एक झाड़ी में फंसा था। उसने कैमरा उस पर घुमाया, भाई ये वही दुल्हन का कपड़ा होगा शायद। कुमार झुका और धीरे से बोला, सुन, ये कपड़ा गर्म है। अचानक कैमरे की स्क्रीन गड़गड़ाने लगी, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। वीडियो रुक गया, पर स्क्रीन पर एक पल के लिए चेहरा उभरा, बड़ी आंखें, लाल आंखों जैसा गुस्सा। और तभी पीछे से वही आवाज आई, कह दो हाँ। दोनों ने पलट कर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में और लाल चुनरी कंधे पर, चेहरा धुएं से आधा ढका, पर मुस्कान साफ थी। उसने कहा, कह दो हाँ, बारात पूरी करनी है। रवि पीछे हटा, पर कुमार जैसे सम्मोहित हो गया। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ने लगे। रवि चिल्लाया, कुमार रुक जा, लेकिन तब तक वो औरत उसके सामने पहुंच चुकी थी। उसने लाल जोड़ा उठाकर उसके कंधे पर डाल दिया। आसमान से राख बरसने लगी, ढोलक बजने लगी और सब कुछ धुएं में गुम हो गया। अगली सुबह पुलिस को वही कैमरा मिला। कुमार का शरीर गायब था, बस राख के बीच से लाल कपड़े का टुकड़ा मिला। कैमरे में आखिरी फुटेज में सिर्फ एक बात सुनाई दी, कह दो हाँ।
उस रात रवि को सपना आया। वो वही नीम घाटी में खड़ा था और लाल जोड़े में लिपटी रुखसाना उसके सामने मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब बस एक बार हाँ कह दो रवि, ताकि बारात पूरी हो जाए। सुबह का सूरज उगा, मगर नीम घाटी अब भी धुंध से ढकी थी। रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को ढाबे के पीछे पड़ा पाया। चारों तरफ राख और धुएं की गंध थी और उसके कैमरे का लेंस अब भी गर्म था, जैसे रात अभी बीती ही नहीं थी। ढाबे वाले ने पानी दिया और बोला, बेटा वहां फिर गए थे क्या? वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। रवि ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज फटी हुई थी। कुमार गया, बारात में चला गया। ढाबे वाला चुप हो गया, फिर बोला, हर साल एक नया दूल्हा वहां जाता है ताकि दुल्हन की आत्मा की बारात पूरी हो सके। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो समझ गया था कुमार अब इंसान नहीं, उस श्रापित बारात का हिस्सा बन चुका था। पर एक सवाल बाकी था, अगर कुमार गया तो वह क्यों बच गया? रात को रवि ने हिम्मत की और कैमरा ऑन किया। वो आखिरी वीडियो देखना चाहता था जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। स्क्रीन पर वही दृश्य दिखा। कुमार लाल जोड़ा ओढ़े खड़ा था। उसके पीछे दर्जनों धुंधले चेहरे थे, जले हुए दूल्हे, सड़ी बारात और बीच में एक दुल्हन जो हवा में तैर रही थी। अचानक कैमरा खुद ब खुद हिलने लगा। किसी ने पीछे से फुसफुसाया, बारात अभी अधूरी है। रवि ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया, लेकिन तभी फोन बजा। अनोखा नंबर जिसमें कोई नाम सेव नहीं था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। वही भारी सांसें, वही धीमी आवाज, अब तू भी आजा, दूल्हा अधूरा है। रवि ने ट्रक उठाया और सीधे नीम घाटी की ओर चल पड़ा। आसमान काला था और हर पेड़ पर लाल कपड़े के टुकड़े लटक रहे थे, जैसे कोई सजावट हो रही हो। जगह पर पहुंचते ही हवा ठंडी पड़ गई। घंटी बजी, ढोल बजा और उसी आग की रेखा के पार रुखसाना खड़ी थी, लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई। उसने कहा, कह दो हाँ, ताकि सब खत्म हो जाए। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते होंठों से कहा, हाँ। क्षण भर में राख उड़ने लगी। हर पेड़ की डाल जल उठी और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजी, बारात पूरी हुई। बस दूल्हा और दुल्हन दोनों अब इस दुनिया के नहीं हैं। अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजरो और नीम की डाल से कोई लाल कपड़ा लटकता दिखे तो आंखें मत मिलाना, क्योंकि शायद वो अधूरी बारात फिर से शुरू होने का इशारा हो।